एक लड़की जिसे कभी गांधी ने अपनी बिटिया पुकारा तो कभी नेहरू ने इंदिरा से भी ज्यादा लाडली बिटिया का तमगा दे दिया। एक लड़की जिसकी दीवानगी में इस देश के लाखों लाख लोग उसके एक लफ्ज सुनने भर के लिए सैकड़ों किलोमीटरों का सफर तय कर दिया करते थे। आखिर कैसे भरी संसद की सड़क पर उस लड़की का मान मर्दन होता रहा और सब चुप रहे। यह शायद देश की सबसे खूबसूरत राजनेता की सबसे बदकिस्मत दास्तान है जिसे आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो शुरू होती है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस से करीब 3 महीने बाद। बरस था 1926 और महीना यही मार्च का था। पटना के एक राष्ट्र विख्यात सर्जन हुआ करते थे डॉक्टर सिन्हा, उनके घर उनकी इकलौती बेटी का जन्म होता है। वो दौर 1930 का हुआ करता था और जगह थी बिहार, जहां बेटियों को पढ़ाना मतलब समाज से बहिष्कृत होना था। मगर डॉक्टर सिन्हा ने तय किया कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। मैट्रिकुलेशन तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए तो उन्होंने बिहार की धरती को ही नहीं चुना। सोचा अगर नन्ही सी बिटिया छोटपने से ही लड़कियों में होने वाले इस भेदभाव को अपनी निगाहों में उतार लेगी तो कभी जिंदगी खुलकर नहीं जी पाएगी। इसीलिए तत्काल तारकेश्वरी का दाखिला कराया बड़ौदा गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जो देश का सबसे विख्यात गर्ल्स कॉलेज हुआ करता था। बड़ौदा गर्ल्स कॉलेज से अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात जब तारकेश्वरी वापस बिहार की धरती पर लौटी तब तलक बिहार में शिक्षा का एक नया ज्योतिपुंज स्थापित हो चुका था। नाम था मगध महिला कॉलेज। मगध महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन करती हुई तारकेश्वरी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पढ़ाई में तो ध्यान देते हुए आगे बढ़ ही रही थी, मगर इसके साथ साथ तारकेश्वरी का रुझान एक और लगातार बढ़ता चला जा रहा था। वो सिरा था राजनीति। दरअसल तारकेश्वरी के एक टीचर हुआ करते थे जिन्होंने तारकेश्वरी को डिबेट कंपटीशन में अनवरत पुरस्कार जीतते देखा था। तारकेश्वरी के उसी टीचर ने तारकेश्वरी को समझाइश दी कि तुम इतना तेजस्वी भाषण देती हो, इतनी ओजस्वी वक्ता हो, अपनी इस कला को व्यर्थ न जाने दो, राष्ट्र की सेवा में अर्पण करो। तारकेश्वरी उसी दिन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी AISF की सदस्य बन जाती हैं और देखते ही देखते तारकेश्वरी के तेज तर्रार भाषणों का जादू बिहार की धरती पर सर चढ़ के बोलने लगता है। देखते ही देखते अंग्रेजी प्रशासन ने भी तारकेश्वरी को अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर अंकित कर लिया। तारकेश्वरी की गिरफ्तारियां हुई, उन्हें जेल भेजा गया। तारकेश्वरी के लिए यह बहुत सहज था, मगर उनके पिता के लिए शायद उतना सहज नहीं था। क्योंकि उनके पिता बिहार के परंपरागत इलाके से आते थे, ऐसे में वो बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, उसकी झोली में हर खुशी रखना चाहते थे, मगर शायद उसे उतना स्वच्छंद नहीं रखना चाहते। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता तारकेश्वरी की सियासत में इस कदर बढ़ती भागीदारी से असंतुष्ट रहने लगे थे। जल्द से जल्द तारकेश्वरी को सियासत से दूर कर गृहस्थी की ओर भेजना चाहते थे, जिससे तारकेश्वरी भी एक आम सभ्य महिला की तरह उनकी परिभाषा में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए जल्द ही उन्होंने तारकेश्वरी के लिए रिश्ते की खोज शुरू कर दी, जो खोज पटना से शुरू होकर सीवान तक पहुंचते पहुंचते थम गई और सीवान के एक मशहूर अधिवक्ता निधिवर सिंह के यहां उन्होंने तारकेश्वरी का रिश्ता तय कर दिया। उस दौर में कलकत्ता में एक मशहूर हवेली हुआ करती थी, बड़ी हवेली, जिसकी शानो शौकत से समूचे कलकत्ता की आंखें चौंधिया जाया करती थी। वो हवेली इन्हीं अधिवक्ता निधिवर सिंह की थी, जिनके हाथों में तारकेश्वरी के पिता ने तारकेश्वरी का कन्यादान तो कर दिया था, मगर निधिवर सिंह तारकेश्वरी के दिल के तारों को बड़ी बेहतरी से समझ चुके थे। जानते थे जिसके दिल में एक दफा सियासत घर कर लेती है फिर उसे छोड़ती नहीं है। ये उस दौर में निधिवर की उदारता ही कही जाएगी कि उन्होंने विवाहोपरांत भी तारकेश्वरी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वच्छंद तरीके से खुला चुनाव करने का मौका दिया। तारकेश्वरी ने निधिवर से आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए अनुमोदन किया तो निधिवर ने तारकेश्वरी का दाखिला लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में करा दिया। अब इसे किस्मत का खेल ही कहेंगे कि तारकेश्वरी के पिता तो तारकेश्वरी का जीवन कलकत्ता की बड़ी हवेली के बीच गुजारना चाहते थे, मगर तारकेश्वरी अपनी पढ़ाई जारी करते हुए लंदन की गलियों में घूमकर अपनी राजनीति को वैश्विकता का नया बाना उड़ा रही थी। मगर इसी बीच तारकेश्वरी को खबर लगती है कि कलकत्ता में जिन्ना के डायरेक्ट डेथ के ऐलान के बाद भीषण दंगे शुरू हो गए हैं। यह सुनना था कि तारकेश्वरी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में होने वाली अपनी पढ़ाई को वहीं रोक हिंदुस्तान वापस लौटने का फैसला कर लिया
और हिंदुस्तान वापस लौटी, सियासत में दोबारा कदम रखा और बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता कलकत्ता की गलियों में दंगों को शांत कराने के लिए बापू के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर असंभव को संभव करने का वो दुष्कर कार्य करके दिखाया, जिसके लिए खुद बापू ने तारकेश्वरी की प्रशंसा में तारकेश्वरी को अपनी पुत्री समान कहा था। अब अगर बापू किसी को अपनी पुत्री कह दे तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की नजरों में भी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बरस 1948 आते आते पंडित जवाहरलाल नेहरू और तारकेश्वरी सिन्हा के बीच मधुर संबंधों की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि तारकेश्वरी के पास राजनीति की एक वैश्विक दृष्टि थी जो नेहरू को रास आती थी। और इसके साथ ही तारकेश्वरी के शेरो शायरी से सजे हुए भाषण तो नेहरू को रास आते ही थे। तो नेहरू को तारकेश्वरी में एक युवा तेज तर्रार नेत्री के वो हर गुण नजर आते थे जो नेहरू इंदिरा में पल्लवित और पुष्पित होते देखना चाहते थे। इसीलिए इंदिरा तारकेश्वरी को देखकर सियासत का ककहरा सीखे, इसी उद्देश्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा से तारकेश्वरी की मुलाकात कराई। मुलाकात बड़ी सौम्य तरीके से हुई। आहिस्ता आहिस्ता इंदिरा और तारकेश्वरी एक दूसरे की पक्की सहेली भी बन गई। मगर तब शायद किसी को भी ना इल्हाम था कि आगे चलकर हिंदुस्तान की सियासत अपने इतिहास की सबसे बड़ी नफरत की आग धधकाएगी, वो भी इन्हीं दोनों पक्की सहेलियों के बीच। खैर, वो मंजिल अभी आगे है। अभी तो सामने दस्तक दे रहा था 1952 का लोकसभा चुनाव, जिन चुनावों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महज 26 बरस की तारकेश्वरी को टिकट देकर समूचे देश को हैरत में डाल दिया था। क्योंकि उस दौर में नेताओं की एक उम्र हुआ करती थी। 26 बरस की एक लड़की को संसद का टिकट। उस दौर के बड़े बूढ़े नेता तारकेश्वरी को छोकरी समझा करते थे, मगर जब तारकेश्वरी ने संसद के पटल पर अपना पहला भाषण दिया तो समूचे सदन का भ्रम वहीं तत्काल चूर चूर हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बरस 1953 में तारकेश्वरी को संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्षा नियुक्त किया, जिसके बाद तारकेश्वरी का सदन में मान और अधिक बढ़ गया। अब जब ज्यादा से ज्यादा वक्त तारकेश्वरी संसद के गलियारों में गुजारने लगी तो जाहिराना तौर से संसद के सदस्यों के साथ तारकेश्वरी के रिश्ते भी कायम होने लगे। इनमें कई रिश्ते तो ऐसे थे जिन्होंने हिंदुस्तान के सियासी इतिहास की कई इबारतें गढ़ी। जैसे एक रिश्ता था जो बेहद खास था, तारकेश्वरी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनमें एक किस्सा तो बेहद खास है। हुआ क्या था कि एक दफा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्टालिन की बेटी स्वेतलाना और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की काला कांकर रियासत के महाराज ब्रजेश सिंह की प्रेम कहानी संबंधी मामलों पर इस कदर गरजे कि समूची लोकसभा सन्न रह गई। मगर तभी अचानक सामने से तारकेश्वरी खड़ी हुई और लोहिया से बोली, ये क्या वैवाहिक संबंधों पर इतना उपदेश देते जा रहे हैं? खुद तो शादी की नहीं है, चले आए हैं वैवाहिक संबंधों पर उपदेश बांटने। लोहिया को भी मस्करी सूझी। लोहिया ने समूची लोकसभा के समक्ष तारकेश्वरी से कहा, अरे तारकेश्वरी, तुमने कभी अवसर ही नहीं दिया शादी करने का। तुम अवसर देती तो ना करता तो कहती। समूची लोकसभा में ठहाके गूंज उठे। ये तारकेश्वरी और लोहिया की तीखी नोक झोंके थी। मगर कभी कभी तारकेश्वरी और लोहिया के बीच की ये गर्मी महज संसद तक ही सीमित नहीं रहती थी। संसद के बाहर भी इसकी आंच साफ तौर से महसूस हुआ करती थी। जैसा कि एक वाकये का जिक्र तारकेश्वरी करती हैं कि एक दफा संसद के एक गर्मा गर्म सत्र के बाद लंच के लिए तारकेश्वरी भी सदन के बाहर निकली। पीछे पीछे लोहिया भी उतर आए। लोहिया ने तत्काल सबके सामने तारकेश्वरी का हाथ पकड़ लिया। लोहिया थे ही ऐसे बेफिक्र मिजाज के आदमी। तारकेश्वरी ने तत्काल लोहिया की आंखों में देखा और बोला, हाथ छोड़िए। लोहिया ने तारकेश्वरी का हाथ तो छोड़ दिया, मगर कहा, चलिए साथ में लंच करते हैं। तारकेश्वरी को लगा कोई बात नहीं। तारकेश्वरी और लोहिया संसद के बगल के कॉफी हाउस जा पहुंचे, जहां लोहिया ने तारकेश्वरी से कहा, जो मन चाहे वो मंगा लीजिए। तारकेश्वरी ने अपनी मन पसंदीदा डिशें मंगा ली, जिसके बाद तारकेश्वरी और लोहिया दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जब बिल आया तो बिल था 43 रुपए का, 43 रुपीज। तारकेश्वरी खुद अपने साक्षात्कार में बताती है कि लोहिया ने अपनी कुर्ते से लेकर पजामे तक की सारी जेबें खाली कर डाली और मेज पे गिरे कुल 7 रुपए की चिल्लर। लोहिया ने सामने बैठी तारकेश्वरी की आंखों में देखा तो तारकेश्वरी ने कहा, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? क्योंकि मैं तो आप ही के भरोसे यहां आई थी। अब समस्या आन पड़ी कि वेटर को बिल चुकता किया जाए तो किया जाए कैसे। खैर, ये तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की छवि थी जिसने उस रोज इन दोनों का मान बचा लिया। चूंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और तारकेश्वरी सिन्हा के हिस्से का बिल उस रोज कॉफी हाउस में मौजूद सारे ग्राहकों ने अपनी जेब से पैसा निकाल कर बटोर कर चुकता किया था। मगर 43 रुपए फिर भी ना हुए थे।
कुल 41 रुपए पे जाके सबकी जेबें खाली हो गई। अब 2 रुपए तो फिर भी बच गए थे। वेटर ने तत्काल अपना ही पर्स निकाला और अपने पर्स से निकालकर 2 रुपए 43 रुपए में डाल दिए। यानी समूचे कॉफी हाउस ने अपनी जेबें खाली कर दी थी लोहिया और तारकेश्वरी का लंच कराने के लिए। कमाल के वाकये हैं, मगर ऐसे कमाल के वाकयों की कमी नहीं थी तारकेश्वरी की जिंदगी में। इसीलिए तो शायद ही कभी किसी ने संसद के गलियारे में तारकेश्वरी को मायूस देखा था। हमेशा तारकेश्वरी के चेहरे पर एक मुस्कान होती थी, मगर वो सुदर्शन फाकिर की कलम से लिखी गई एक मशहूर गजल के चंद नगमे है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तारकेश्वरी के चेहरे पर बिखरती मुस्कान तो सबको नजर आती थी, मगर तारकेश्वरी के दिल में बैठा हुआ वो गम शायद किसी को नजर नहीं आता था। क्योंकि तारकेश्वरी जिस किसी के साथ दोस्ताना रिश्ते में कदम रखती थी, तुरंत देश के तमाम समाचार पत्र पत्रिकाओं में उसी शख्स के साथ तारकेश्वरी के रिश्ते की अफवाहें उड़ने लगती थी। लोहिया के साथ तारकेश्वरी के संबंध पवित्रता की किस ऊंचाई पर थे ये तारकेश्वरी समझती थी, लोहिया समझते थे, मगर समाचार पत्र पत्रिकाओं को तो मानो बस गॉसिप ही चाहिए थी। आए दिन लोहिया और तारकेश्वरी के संबंध में अफवाहों के किस्से छपने लगे थे। इसी बीच संसद में एक युवा सांसद के जोशीले भाषणों के चर्चे होने लगे थे। ये कोई और नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी थे। मस्त मौला फिरोज जब मस्त मौला तकरीरें दिया करते थे तो समूची लोकसभा एकटक होकर सुनती भी थी और उस पर अमल भी कर दिया करती थी। तारकेश्वरी और फिरोज दोनों बेहतर तकरीरें दिया करते थे, दोनों की लोकतंत्र में बड़ी गहरी आस्था थी, दोनों अपनी ही सरकार के खिलाफ कमियों को भी उजागर कर दिया करते थे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की एक दूसरे के साथ बनने लगी थी। और संयोग देखिए, यह वही दौर था जब फिरोज और इंदिरा के बिगड़ते रिश्तों की दास्तान संसद के हर सदस्य की जुबान पे थी। आए दिन समाचार पत्र पत्रिकाओं में फिरोज और इंदिरा के बिगड़ते रिश्तों की कहानियां छपा करती थी। तो एक और फिरोज और इंदिरा के बिगड़ते रिश्तों की दास्तान और दूसरी ओर फिरोज और तारकेश्वरी के एक दूसरे के करीब आने की दास्तान एक साथ संसद के गलियारों में परवान चढ़ने लगी। चूंकि दोनों दास्तानें एक दूसरे के लिए सबूत सरीखी थी। इंदिरा और फिरोज के रिश्ते खराब हो रहे हैं, इसलिए फिरोज तारकेश्वरी के करीब आ रहे हैं, बिल्कुल सही। तारकेश्वरी और फिरोज के रिश्ते परवान चढ़ रहे हैं, इसलिए इंदिरा और फिरोज में दूरी आ रही है, बिल्कुल सही। तो दोनों कहानियां एक दूसरे को मुकम्मल होने का एहसास देती थी, इसीलिए देखते ही देखते इन दोनों दास्तानों की गूंज संसद के गलियारों में साफ तौर से सुनाई पड़ने लगी थी। और इससे सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई था तो वो खुद इंदिरा गांधी थी। इंदिरा तारकेश्वरी से इस कदर रश्क रखती थी कि तारकेश्वरी की शक्ल तलक देखना इंदिरा को पसंद नहीं था। ऐसा 2-3 वजहों से था। एक तो इंदिरा के बचपन को देखेंगे तो इंदिरा अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ज्यादा असुरक्षित रहती थी। बचपन में उनको उनकी खूबसूरती को लेकर बहुत चिढ़ाया जाता था और तारकेश्वरी की खूबसूरती के चर्चे थे। और दूसरा फिरोज। बतौर इंदिरा की जीवनी लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक, इंदिरा साफ तौर से कहती हैं कि वो फिरोज को बेहद नापसंद करती हैं, मगर फिरोज से प्यार बहुत करती हैं। तो कैसे फिरोज को किसी दूसरे के करीब जाते देख उन्हें सुकून मिल सकता था। बतौर इंदिरा की जीवनी लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक, इंदिरा ने अपनी जिंदगी में अगर किसी से सबसे ज्यादा नफरत की थी तो वो तारकेश्वरी थी। जब समाचार पत्र पत्रिकाओं में तारकेश्वरी के लिए फिरोज और इंदिरा के रिश्तों को तोड़ने वाले जैसे लेख छपे तो तारकेश्वरी के लिए अब जिंदगी में जीने की वजह खो चुकी थी। क्योंकि सियासत में आने का उनका उद्देश्य तो जनता की नजरों में उठने वाला वो सम्मान हासिल करना था जो तारकेश्वरी को जिंदगी जीने की वजह दिया करता था। मगर जब वो सम्मान ही खत्म हो गया तो तारकेश्वरी किसके लिए जिएंगी? यही सवाल तारकेश्वरी के जहन में कौंधता रहा और इन्हीं सवालों से परेशान होकर तारकेश्वरी ने एक रात अपने घर में बालकनी से कूदने का फैसला कर लिया। बालकनी से कूद भी गई, मगर तारकेश्वरी को खरोंच तलक नहीं आई, क्योंकि रास्ते में तारकेश्वरी को जानते हैं किसने बचा लिया था? नाम था मोरारजी देसाई, जिनके साथ तारकेश्वरी की पहली मुलाकात उसी बरस हुई थी जब तारकेश्वरी को बतौर उप वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय के दफ्तर भेजा गया था और उसी रोज मोरारजी देसाई को बतौर वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय के दफ्तर भेजा गया था। तो उसी रोज वित्त मंत्रालय में इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, जिसके बाद मुलाकातों के सिलसिले आगे बढ़ने लगे थे। फिरोज और इंदिरा के रिश्तों के बीच आने की वजह से लोगों के बीच तारकेश्वरी को देखने की निगाहें बदल जाने की वजह तारकेश्वरी उन दिनों बेहद तनाव में रहा करती थी और तनाव के उन्हीं क्षणों में मोरारजी उनका सबसे बड़ा सहारा बने थे। देखते ही देखते मोरारजी और तारकेश्वरी एक दूसरे से अपना अपना दर्द बांटने लगे थे। इन दोनों के बीच एक भरोसे का रिश्ता कायम हो गया था और कुदरत का खेल देखिए,
जिस रोज तारकेश्वरी ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया, उसी रात मोरारजी ने फैसला किया कि वो तारकेश्वरी के घर जाएंगे और तारकेश्वरी के साथ कुछ देर बातें करेंगे। और ठीक उसी घड़ी जब तारकेश्वरी बालकनी से छलांग लगा रही थी, मोरारजी उसके नीचे खड़े हुए थे और मोरारजी ने तारकेश्वरी को बचा लिया। मगर तारकेश्वरी की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि मोरारजी तारकेश्वरी को लेकर तत्काल अस्पताल भागे और पूरी रात तारकेश्वरी के साथ बैठे रहे, तारकेश्वरी का हालचाल लेते रहे, तारकेश्वरी की देखभाल करते रहे। मगर वाह रे पुरुष प्रधान समाज, अगले रोज अखबारों में फिर तारकेश्वरी के एक नए रिश्तों के चर्चे हो गए, तारकेश्वरी और मोरारजी के रिश्तों के। तारकेश्वरी तंग आ चुकी थी आए दिन समाचार पत्रों में छपने वाले उनके संबंध में ऐसे लेखों से, इस कदर परेशान हो चुकी थी कि मन करता था कभी कभी सियासत ही छोड़ दें। मगर मोरारजी बारंबार तारकेश्वरी को रोक लिया करते थे। फिर बरस 1971 का लोकसभा चुनाव आता है। तारकेश्वरी वो चुनाव जीत पाने में असफल क्या हुई, मानो तारकेश्वरी की तकदीर से सियासत का नक्षत्र ही गायब होने लगा। तारकेश्वरी ने उस नक्षत्र को वापस लाने की बहुत कोशिशें की, मगर तारकेश्वरी का दिल भी टूट चुका था। और बरस 1984 आते आते तारकेश्वरी ने सियासत से संन्यास का ऐलान कर दिया। एक ओजस्वी वक्ता का सियासी करियर उसकी खूबसूरती की भेंट चढ़ गया। ये शर्मनाक है हमारे और आपके लिए। तारकेश्वरी की सबसे बड़ी बदकिस्मती बताऊं आपको क्या है, कि जिन भी मर्दों के साथ तारकेश्वरी के रिश्तों की अफवाहों ने जोर पकड़ा, हमेशा स्पष्टीकरण देते हुए तारकेश्वरी ही नजर आती। कभी लोहिया आकर नहीं कहेंगे कि मेरा तारकेश्वरी के साथ कोई संबंध नहीं, कभी फिरोज नहीं कहेंगे, कभी मोरारजी स्पष्टीकरण नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें स्पष्टीकरण की क्या जरूरत, हमेशा किसी महिला को ही अपना स्पष्टीकरण देना होता है। अग्नि परीक्षा तो महिला को ही देनी होगी। फिलहाल आज की हमारी ये दास्तान, तारकेश्वरी सिन्हा की दास्तान, इस देश की सबसे खूबसूरत राजनेता की सबसे बदकिस्मत दास्तान, यही समाप्त होती है।